अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि हैंड रिटन नोट्स भी चाहते हैं और अपने कंसेप्ट्स भी बिल्कुल इजी फॉर्म में क्लियर करना चाहते हैं। तो आप पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ ये सेशन चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जो जेनरास होते हैं वो राउंड अबाउट होते हैं 850 से लेके 900 तक। फिर अगर हम लोग स्पीशीज़ की बात करें तो इनके अंदर 24,000 से 25,000 तक स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स होते हैं, या हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि या तो जो आपके पास लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं और इनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, ठीक है। मतलब एलजी के बाद ये जो है लैंड की तरफ जो है माइग्रेट कर गए थे। लेकिन अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके दो फेजेस होते हैं, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज वो होता है जिस वक्त वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते बल्कि बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब अपने डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये फेज दे कंप्लीट देयर वेजिटेटिव फेज ऑन लैंड। ये वाला फेज ये किस पे कंप्लीट करते हैं? लैंड पे कंप्लीट करते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है उसके लिए इन्हें वाटर रिक्वायर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि दे रिक्वायर बोथ, एक लैंड भी चाहिए इन्हें, लैंड भी चाहिए और दूसरा इन्हें क्या चीज़ चाहिए? वाटर भी चाहिए। सो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। क्योंकि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में हम एम्फीबियंस किनको कहते हैं? कि जो आपके पास वाटर के ऊपर भी होते हैं और लैंड के ऊपर भी होते हैं। सो इधर भी यही कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने यही मेंशन किया, बिकॉज ऑफ टू फेजेस दे आर नाउन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। इनके दो फेजेस की वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात अगर हम करें कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो हमारे पास हेडवेग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के, उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एवोल्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दे स्टैंड बिटवीन एलजी एंड ट्रीडोफाइट फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले अगर एलजी थे जो टोटली मॉइस्ट कंडीशन को प्रेफर करते थे, और उसके बाद एवोल्यूशन में जो ट्रीडोफाइट्स आए थे जो इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स आने शुरू हो गए थे, इन दोनों के दरमियान ये जो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ये आपके पास ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो एवोल्यूशन का मतलब आपको पता है इर्तिका, यानी आपके पास एलजी से ब्रायोफाइट्स बने, फिर ब्रायोफाइट से ट्रीडोफाइट्स, फिर फर्दर जिम्नोस्पर्म्स, और तब जाके आगे आपके पास क्या चीज़ बने थे? एंजियोस्पर्म, जो मॉडर्न प्लांट्स हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात कहते हैं कि मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये जो होते हैं मोस्टली लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ इनके फ्यू एक्वेटिक जनरा भी होते हैं जिनमें हमारे पास रिक्सिया फ्लूटेंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट जनरा में आता है इनका। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वाटर इन्हें क्यों ज़रूरत है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनके जो बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजाइड्स होते हैं वो स्विम करते हैं द फिल्म ऑफ वाटर, तब जाके वो आपके पास जो होता है फीमेल जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, वहाँ तक चले जाए। मतलब क्या हुआ, इनके अंदर जो एंथ्रोजाइड्स होते हैं बायोफ्लैजिलेट, उनको चाहिए होता है वाटर। वो क्या करते हैं? इस वाटर के थ्रू स्विम करते हैं, और आपके पास दूसरी तरफ आपके पास जो हम कह सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर होता है, उसके पास जाके रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए एंथ्रोजाइड्स को किसके थ्रू पास आउट होना पड़ता है? आपके पास वाटर के थ्रू पास आउट होना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इनके अंदर भी दो फेज़ होते हैं। एक होता है गैमीटोफिटिक फेज़, ठीक है। यानी इनकी अगर हम मेन प्लांट बॉडी को देखेंगे तो वो गैमीटोफिटिक होगी, यानी जैसे कि गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। गैमीटोफिटिक कौन सी सिचुएशन होती है? जब बॉडी क्या करती है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? आपके पास गैमीट्स की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, गैमीटोफेज़ जो होता है वो इंडिपेंडेंट फेज़ होता है, ठीक है। और ये थैलोज़ होता है। इंडिपेंडेंट और थैलोज़ का क्या मतलब हुआ? जब आपके पास नो डिफरेंशिएशन हो रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में, यानी आपके पास अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लांट का जिनमें ना रूट का पता चल रहा है, ना स्टेम का पता चल रहा है, ना लीव्स का पता चल रहा है, तो उसे थैलोज़ कहते हैं। तो इनकी बॉडी बाजू का थैलोज़ होती है, जैसे रिस्किया और मर्केंशिया के अंदर है। फिर अगर दूसरी सिचुएशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास फोलियोज़ आ जाता है, जब इनके अंदर वो लीवी एक्सिस होता है, मतलब आपके पास लीफ लाइक अपीयरेंस जब ये गेन कर लेते हैं। फनेरिया के अंदर ये
केस होता है, ठीक है। फिर इनमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो होते हैं, ये इनके अंदर रूट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि दे लैक रूट्स। रूट्स की जगह क्या होता है, यानी मैंने कहा ये रूट्स हैं, रूट्स की जगह इनके पास थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग राइजाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजाइट्स कहते हैं। राइजाइट्स दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर हम लोग बात करें तो यूनिसेलुलर राइजाइट जो रिस्किया और मार्केंशिया में होते हैं, और मल्टी सेलुलर राइजाइट्स किस में होते हैं? फुनेरिया में होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? राइजाइट्स मौजूद होते हैं इंस्टेड ऑफ रूट्स। ये दोनों राइजाइट किसका काम करते हैं? आपके पास रूट का फंक्शन ही ऑब्जर्व करते हैं। इनके अंदर वास्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल का क्या मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो इनके अंदर एब्सेंट है, दोनों फेजेस के अंदर, गेमेटोफिटिक फेज के अंदर भी और स्पोरोफिटिक फेज के अंदर भी। अब इसकी एब्सेंस की वजह से इसका नाम दिया गया था एट्रैकियोफाइट्स। किन की एब्सेंट की वजह से? आपके पास जाइलम और फ्लोएम की वजह से। किसने दिया था? ओसवेल्ड टीपू थे 1942 में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ड्यू टू लैक ऑफ वास्कुलर बंडल्स ओसवेल्ड टीपू असाइंड द नेम एट्रैकियोफाइट्स टू द ब्रायोफाइट्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रैकियोफाइट्स, तो आपने मेंशन वहाँ पे ब्रायोफाइट्स को ही करना है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास मैं कहता हूँ, यानी ये इसका कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैं इन्हें जनरल सेंस में बता रहा हूँ। ये फर्टाइल सेल्स हैं। फर्टाइल सेल्स क्या होते हैं? जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं। मैं कहता हूँ ये इसका कोई सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक किस्म की, सॉरी यहाँ किसी और कलर से मेंशन कर देता, मैं कहता हूँ ये इसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है। वो सिंगल सेल की भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर सेल्स की भी हो सकती है। इस सेल को, इसे हम लोग स्टीराइल कहते हैं। स्टीराइल का मतलब आपको पता है कि ऐसी जो फर्दर रिप्रोड्यूस ना कर सके। स्टीराइल लेयर का होना किसके? सेक्स ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, इसे क्या कहलाता है? जैकेटेड। सो द पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर कि हमारे पास ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, ठीक है। यानी स्टीराइल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रीडियम की, तो एंथ्रीडियम किसी इनका पूछा जाता है कि मेल सेक्स ऑर्गन का नेम क्या है, तो आपके पास एंथ्रीडियम कहलाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम क्या कहलाता है? आपके पास ऑर्चिगोनियम। जो भी मैं पीछे मेंशन कर रहा था, पहले नहीं बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि आपके पास मेल एंथ्रोजाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऊपर मैं मेंशन करने लगा था, वो एंथ्रीडियम से पास होते हैं वाटर के थ्रू और मूव कर जाते हैं किसमें? जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियम में। तभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर नहीं बताया। उसके बाद इनके अंदर जो रिप्रोडक्शंस होती है वो oogamous होती है। oogamous का क्या मतलब होता है? कि इनका एक सेल जो होता है वो एक सेल लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है, ये पार्शली डिपेंडेंट हुई होती है किस पे? गैमेटोफाइट पे। फिर हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं कि होमोस्पोरस कि ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, यानी ये एक ही तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। यानी क्या कहूँ कि सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नाउन एज होमोस्पोरस। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं इसी तरीके से प्रिपरेटरी वीडियोज़ फर्दर भी बनाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।